Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjuli Singh and I am teaching you Banking Operation Semester 2 Unit 1 Lecture 19. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपना चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे। तो उसी चैप्टर 4 को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी एंड जो बाकी की चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट उसमें हमारा क्या है, दैट इज रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट की। रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट, द बैंक में मेंटेन एन एक्सपर्ट स्टाफ to study various aspect of rural credit and development and in particular it may है। ठीक है, आपका जो बैंक है दैट इज आरबीआई, वो क्या कर सकता है, वो एक एक्सपर्ट स्टाफ को मेंटेन कर सकता है जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, वो क्या कर सकता है, एक एक्सपर्ट स्टाफ को मेंटेन कर सकता है। किस चीज़ के लिए? रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी वेरियस टाइप्स के आपके एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए। ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए आरबीआई जो है वो अलग से एक्सपर्ट स्टाफ को मेंटेन कर सकता है। तो वो क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट देखें, टेंडर एक्सपर्ट गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू द नेशनल बैंक। वो क्या करेंगे? वो टेंडर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे क्या? एक्सपर्ट गाइडेंस एंड असिस्टेंस किसको? नेशनल बैंक को। सेकेंड देखें, कंडक्ट स्पेशल स्टडीज इन सच एरियाज एट इट मे कंसीडर नेसेसरी टू डू सो फॉर प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड एंड रूरल डेवलपमेंट है। और वो क्या करेंगे? वो कंडक्ट करेंगे, क्या कंडक्ट करेंगे? स्पेशल स्टडीज। ठीक है, स्पेशल स्टडीज करेंगे कहाँ पे? उन एरियाज में जिन्हें वो क्या लगता है, जिन्हें वो ज़रूरी समझते हैं। किस चीज़ के लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए एंड रूरल प्रमोशन के लिए। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो स्पेशल स्टडीज़ कंडक्ट करेंगे उन एरियाज में जिन्हें वो क्या है, ज़रूरी समझते हैं। किस चीज़ के लिए? प्रमोटिंग जो आपके रूरल है, जो रूरल एरिया, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए एंड रूरल प्रमोशन के लिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, क्या हो रहा है आपका? डेलीगेशन ऑफ पावर्स है। द गवर्नर में बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर। जो गवर्नर है वो क्या है, बाय जर्नल या फिर जर्नल ऑर्डर के थ्रू या फिर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू क्या कर सकता है? डेलीगेट टू आर डिप्यूटी गवर्नर। ठीक है, वो डेलीगेट कर सकता है किसको? डिप्यूटी गवर्नर को। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस है, इफ एनी, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर है। ठीक है, क्या है, जो आपका गवर्नर है वो क्या कर सकता है? अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकता है। किसको? डिप्यूटी गवर्नर को। किसके थ्रू? जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर पास करके। ठीक है, उसमें क्या है, कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं जो उस ऑर्डर में स्पेसिफाइड होंगी। सच ऑफ द पावर्स एंड फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय हिम अंडर दिस एक्ट है। ठीक है, तो फिर उस डेलीगेशन के बाद में वो जितने भी फंक्शंस होते हैं एंड जितनी भी पावर्स होती हैं जो कि गवर्नर क्या कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, उसे अब कौन एक्सरसाइज करेगा? जो डिप्यूटी गवर्नर होते हैं वो एक्सरसाइज करेंगे। The fact that a deputy governor exercises as any power or does any act or thing in pursuance of this act shall be conclusive proof of his authority to do so है। ठीक है, अब फैक्ट ये है कि अगर जो डिप्यूटी गवर्नर है वो कोई भी पावर को अगर एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं इस एक्ट से रिगार्डिंग, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? उनको प्रूफ देना पड़ता है कि भाई उनके पास इस पावर को परफॉर्म करने की क्या है, अथॉरिटी है। ठीक है, उन्हें इस चीज़ को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी थी जिसके बिहाफ पे ही उन्होंने क्या किया है, जिसके रिगार्डिंग ही उन्होंने उन पावर्स को एक्सरसाइज किया है। नेक्स्ट देखें हम, तो पावर ऑफ बैंक टू डिप्यूट इट्स एम्प्लॉय टू अदर इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, कि बैंक के पास क्या पावर है जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को अदर इंस्टीट्यूशन में डिप्यूट कर सकते हैं। देखें, the bank may notwithstanding anything contained in any law or in any agreement for the time being in force, depute any member of its staff
फॉर सच पीरियड एज इट मे थिंक फिट है। तो कहीं भी कुछ भी लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो ये बैंक है दैट इज आरबीआई, वो किसी भी बैंक में किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकता है, जहाँ पे वो जितने भी टाइम पीरियड के लिए ज़रूरी समझता है अपने किसी भी स्टाफ के मेंबर को क्या कर सकता है, डिप्यूट कर सकता है, वहाँ पे अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू एनी इंस्टीट्यूशन विच इज़ होली और सब्सटेंशली ओन बाय द बैंक है। ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन में कहाँ पे कर सकता है वो, उस इंस्टीट्यूशन में जो कि क्या है, होली या फिर जो है सब्सटेंशली, ठीक है, ओन हो रही है किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, मतलब आरबीआई के थ्रू वो इंस्टीट्यूशन क्या है, होली या फिर सब्सटेंशली ओन किया गया हो। सेकेंड वन इज टू द डेवलपमेंट बैंक। So, however, that no such deputation shall continue after the expiration of 30 months from the commencement of Section 5 of the Public Financial Institution Law Act 1975 है। ठीक है, और क्या है, डेवलपमेंट बैंक में ये क्या कर सकते हैं, अपने जो है किसी भी एम्प्लॉय को डिप्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि नो सच डिप्यूशन शैल कंटिन्यू, ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 30 मंथ। ठीक है, तो 30 महीने के बाद में क्या है, वो डिप्यूटेशन का जो है वो क्या कहते हैं, नहीं होगा। कब से, मतलब आप अगर जब से ये क्या हो गया था, ये आ गया था आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉ एक्ट जब 1975 आ गया। ठीक है, तो इसके आने के 30 महीने के बाद में अगर क्या है, कोई वो जो है जो आपका आरबीआई है वो किसी को डिप्यूट करना चाह रहा था तो वो डिप्यूट नहीं कर सकता है। मतलब अब अगर जो है आरबीआई किसी को अब जो है डेवलपमेंट बैंक में डिप्यूट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। सेकेंड देखें, to the unit trust, so however that no such deputation shall continue after the expiration of 30 months from the date notified by the central government under subsection 1 of section 4A of the Union Trust of India Act 1963 है। ठीक है, इसके साथ में ये है कि जो यूनिट ट्रस्ट है वहाँ पे भी वो डिप्यूट कर सकता है सिर्फ 30 मंथ्स के लिए। फिर वेयर अ पर्सन हैज़, ठीक है, यहाँ पे देखें, वेयर अ पर्सन हैज बीन डिप्यूटेड टू एन इंस्टीट्यूशन अंडर सब सेक्शन 1 ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी सैलरी है। ठीक है, इमोलमेंट्स एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस विच ही वुड नॉट हैव बीन एंटाइटल्ड टू क्लेम इफ ही हैड नॉट बीन सो डिप्यूटेड है। ठीक है, तो क्या है, जो अगर कोई पर्सन उस जगह पे किसी इंस्टीट्यूशन में क्या किया गया है, डिप्यूट किया गया है, अपॉइंट किया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर, तो वो क्या है, ही शैल नॉट बी एंटाइटल, तो वो वहाँ पे उसका ये अधिकार नहीं है कि भाई उस जगह पे आप जहाँ आपको डिप्यूट किया गया है, जो कि वहाँ के जाने के बाद में आप उस सैलरी को या उस इमोलमेंट्स को या अदर जो बेनिफिट्स हैं उन्हें आप मांगने लग जाएं, क्योंकि आपके पास ये राइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है जो है पहले से तो वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया था। अगर आपको जो है अगर आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे आप पहले नहीं थे वहाँ पे आपको डिप्यूट किया गया है, तो आप वहाँ के बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर सकते हैं। आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको पहले मिल रहे थे। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के जो बेनिफिट्स हैं या जो भी सैलरी है, जो भी क्लेम है, वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, so nothing contained in this section shall empower the bank to depute any members of its staff to any institution on any salary, emoluments or other terms and conditions which is or are less favorable to him than that or those to which he is entitled immediately before such deputation है। अब ये बात हो रही है कि क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर मान लीजिए उनका कोई स्टाफ मेंबर है और उसको करंट में जो सैलरी मिल रही होती है, ठीक है, मान लीजिए उनका कोई स्टाफ मेंबर है जिसकी करंट सैलरी क्या है, 50,000 है। ठीक है, और वो क्या है, वो उसको किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में क्या करने जा रहे हैं, डिप्यूट करने जा रहे हैं, जहाँ जाने के बाद में उसकी सैलरी क्या है, कम हो जाएगी, जो कि अब 50 मिल रही है वो 40 हो जाएगी। तो क्या होगा उस केस में, तो इनको ये अधिकार नहीं है, ठीक है, कि वो ऐसे किसी जगह पे उस एम्प्लॉय को डिप्यूट नहीं कर सकते हैं जो उसके लिए फेवरेबल ना हो, जिसकी वजह से उसकी सैलरी कम हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर वो डिप्यूट करना चाहेंगे तो फिर उन्हें वो क्या करना पड़ेगा, उतनी ही सैलरी उन्हें पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे कम पे वो उसको डिप्यूट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी तरह से उस एम्प्लॉय को कोई भी हार्म ना हो, उसे किसी भी तरह का लॉस ना हो, इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा डिप्यूट करते टाइम। So for the purpose of this section, an institution shall be deemed to substantially owned by the bank if in the capital of the institution the bank has not less than 40% share है। तो particular इस section के लिए
उस बैंक जो है पर्टिकुलर इस सेक्शन के लिए क्या किया जाता है, जो बैंक है उसे ये डीम्ड माना जाता है कि वो क्या है, वो सब्सटेंशली ओन्ड है उस इंस्टीट्यूशन का, अगर बैंक ने क्या कर रखा होता है, उस इंस्टीट्यूशन का 40% शेयर जो है वो होल्ड कर रखा होता है। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर बैंक ने किसी भी इंस्टीट्यूशन का 40% शेयर होल्ड कर रखा है तो ये माना जाएगा कि क्या है, कि उसका उस इंस्टीट्यूशन में सब्सटेंशियल है। ठीक है, सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है। ठीक है, सब्सटेंशियली ओन्ड है वो इंस्टीट्यूशन उसके लिए, पर्टिकुलर इस पर्पस के लिए, इस सेक्शन के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, लिक्विडेशन ऑफ द बैंक। So nothing in this Companies Act, nothing in the Companies Act 1956, 1 of 1956, shall apply to the bank, and the bank shall not be placed in liquidation save by or order of the central government and in such manner as it may direct। ठीक है, तो देखते हैं क्या है भाई लिक्विडेशन का सीन। तो देखें, पावर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड टू मेक रेगुलेशन है, तो आपकी जो पावर है किसकी, सेंट्रल बोर्ड की, क्या करने की, रेगुलेशंस बनाने की। ठीक है, मेक रेगुलेशन, रेगुलेशन बनाने की। सो द सेंट्रल बोर्ड में with the previous sanction of the central government 33 by notification in the official gazette make regulations consistent with this act to provide for all matters for which provisions is necessary or convenient for the purpose of giving effect to the provision of it this act है। तो क्या है, आपका जो सेंट्रल बोर्ड है उनके पास जो है वो पावर होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 33 में जो सैंक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो क्या है कि जो वो रेगुलेशन बना सकते हैं विद दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट से रिलेटेड, जो कि ये एक्ट जो भी मैटर्स को प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके जो प्रोविजंस बताए गए हैं उस प्रोविज़न को जो है पूरा करने के लिए क्या है, कोई जो है जो रेगुलेशन बनाना ज़रूरी होगा और कन्वीनियंट होगा, तो उस केस में क्या है कि वो जो है रेगुलेशंस को बना सकते हैं। सेकेंड देखें, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द foregoing provision, such regulations may provide for all or any of the following matters namely है। ठीक है, तो किन matters में वो provisions हो सकते हैं, तो देखें, so the manner in which the business of the central board shall be transacted and the procedure to be followed at meetings thereof है। तो वो किससे रिलेटेड जो है प्रोविजन बना सकते हैं, इससे रिलेटेड की जो सेंट्रल बोर्ड है वो बना सकता है कि किस मैनर में जो बिजनेस होगा वो ट्रांजैक्ट होगा, जो बिजनेस है वो किस तरह से ट्रांजैक्ट किया जाएगा, और जो मीटिंग्स हैं उन वहाँ पे कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, उससे रिगार्डिंग क्या है वो जो है रेगुलेशंस बना सकते हैं। सेकेंड देखें, so the conduct of business of local boards and the delegation to such boards of powers and function है, जो लोकल बोर्ड्स हैं उनका बिजनेस किस तरह से कंडक्ट होगा, और जो है जो उनका पावर्स होंगे, जो उनके फंक्शंस होंगे, उसके डेलीगेशन किस तरह से होंगे, क्या होगा, उससे रिगार्डिंग रेगुलेशंस। and the delegation of powers and function of the central board to deputy governors, directors और officers of the bank है, और जो पावर्स हैं एंड जो फंक्शंस हैं सेंट्रल बोर्ड के वो क्या है, उसका डेलीगेशन किसको, डिप्यूटी गवर्नर्स को, डायरेक्टर्स को और ऑफिसर्स को, इससे रिगार्डिंग। and the information of committees of the central board, the delegation of powers and function of the central board to such committees and the conduct of business in such committee है। और क्या है आपका जो फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज़ हैं, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, जो सेंट्रल बोर्ड की कमिटीज़ होती हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या होगा, और उनको पावर्स कैसे डेलीगेट की जाएगी, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इन सब से रिगार्डिंग क्या है, जो कमिटीज़ हैं वो किस तरह का बिजनेस कंडक्ट करेंगी, इनसे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है, इनसे रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस होती है उसे वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कौन, आपके जो बोर्ड है वो। देन हम देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ एंड सुपर एनुएशन फंड्स फॉर द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द बैंक है, और क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है और जो मैनेजमेंट होता है स्टाफ का किस चीज़ के लिए, जो फंड्स हैं उसको सुपर एनुएट करने के लिए फॉर द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ द बैंक है। ठीक है, उन्हें कितना फंड्स प्रोवाइड किया जाए, क्या सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, उससे रिगार्डिंग रूल्स। एंड द मैनर एंड फॉर्म इन विच कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग ऑन द बैंक में एग्जीक्यूटेड है, और साथ में ये भी है कि किस मैनर में जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो बाइंड होंगे और किस तरह से वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके रिगार्डिंग जो रेगुलेशन है वो फॉर्म कर सकते हैं। and the provisions of an official seal of the bank and the manner and effect of its use है, and जो official seal है बैंक की उसका regarding provisions क्या होंगे और किस manner में उसको use किया जाएगा और उसका effect क्या होगा।
So the manner and form in which the balance sheet of the bank shall be drawn up and in which the account shall be maintained है, और किस मैनर में क्या होगा, जो बैंक है उसकी बैलेंस शीट ड्रॉन की जाएगी, ठीक है, और कैसे उन अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा और कैसे उसे यूज किया जाएगा, ये क्या है इसमें जो है मेंशन होता है। एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक है, और जो आपकी जो बैंक है उस जो बैंक के जो डायरेक्टर्स है उनका रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगा, क्या होगा, उससे रिगार्डिंग रेगुलेशंस वो बना सकते हैं। एंड the relations of the scheduled bank with the bank and the return to the submitted by the scheduled banks to the bank है, और क्या है जो scheduled बैंक है उसका आरबीआई के साथ में कैसा रिलेशंस होगा, और जो scheduled बैंक है वो आरबीआई को रिटर्न सबमिट करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे सबमिट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, उससे रिगार्डिंग क्या है वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। The regulation of clearing houses फॉर बैंक्स इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, और जो क्लियरिंग हाउसेज है उसका रेगुलेशन कैसे होगा वो, एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच एंड द कंडीशंस एंड लिमिटेशन सब्जेक्ट टू विच द वैल्यू ऑफ एनी लॉस्ट स्टोलन mutilated or imperfect currency note of the government of India और बैंक नोट में भी रिफंडेड है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे सिचुएशन जिसमें क्या है एंड द कंडीशन, और वो कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, लिमिटेशंस कौन कौन सी होंगी, जिसमें क्या है किसी भी जो नोट्स है उसकी जो लॉक हो गए हैं, जो चोरी हो गए हैं, ठीक है, जो इम्परफेक्ट करेंसी है उसको गवर्नमेंट किस कंडीशन में वापस लेगी, कैसे रिफंड होगी, इसके रिगार्डिंग रेगुलेशन बना देते हैं। जनरली फॉर द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बैंक है, ठीक है। सो एनी रेगुलेशन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम सच अर्लियर और लेटर डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन है, तो जो भी रेगुलेशंस क्या है बनाए जाते हैं इस सेक्शन में, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा उसी दिन से होगा जो फ्रॉम सच अर्लियर और लेटर डेट है, ठीक है, जिस दिन वो क्या है जो वो रेगुलेशन से उसमें जो भी डेट क्या की गई होगी स्पेसिफाइड होगी की गई होगी, तो या तो उससे या फिर उससे पहले से ही क्या है वो इफेक्ट में आ जाएगी। So every regulation shall as soon as may be after it is made by the central board, ठीक है, जो जितनी भी रेगुलेशन है जितनी जल्दी क्या है वो सेंट्रल बोर्ड के थ्रू बनाई जाती हैं, बी फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको तुरंत के तुरंत क्या किया जाएगा, जल्द से जल्द जो भी रेगुलेशन बनाई जाती है सेंट्रल बोर्ड के द्वारा वो जल्द से जल्द क्या कर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी जाती है। एंड दैट गवर्नमेंट शैल कॉज अ कॉपी ऑफ द सेम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, और फिर गवर्नमेंट क्या है वो एक कॉपी अपने पास रखती है और उसकी जितनी भी और बाकी जो कॉपीज होती हैं वो क्या करती है जो पार्लियामेंट है वहाँ पे वो सेंड करती हैं। While it is in session for a total period of 30 days which may be compromised in one session or in two or more successive sessions and if है, ठीक है, तो जो ये क्या है एक सेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 30 होता है, तो उस 30 डेज में क्या है उन्हें वो कॉपी वहाँ पे रखनी पड़ती है, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी दिन के लिए हो सकता है। So both houses agree in making any modification in the regulation or both houses agrees that the regulation should not be made है, तो अगर क्या है दोनों हाउसेज एग्री हो जाती हैं कि भाई मॉडिफिकेशन किया जा सकता है रेगुलेशन में तो वो होगा, और अगर वो नहीं होती हैं तो वो नहीं होगा। So the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect है as the case may be है, तो क्या होगा जब दोनों जो हाउसेज हैं वो परमिशन देंगी तभी जो वो रेगुलेशन है उसका इफेक्ट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। So copies of all regulations made under this section shall be available to the public on payment है, तो ये आपकी जो कॉपीज होती हैं इस रेगुलेशंस की वो क्या है सब पब्लिक को अवेलेबल होती हैं, जो भी वो एक पर्टिकुलर उनका जो पेमेंट होगा फी होगी वो पे करने के बाद में वो क्या कर सकती हैं इन रेगुलेशंस की कॉपी को अचीव कर सकती हैं, उसे वो ले सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इनटू गुड फेथ, तो जो क्या है आपका जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो एक्शन लिए जाते हैं वो क्या है। सो नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द बैंक और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट, ठीक है, और इन परसुवेंस ऑफ एनी ऑर्डर रेगुलेशन और डायरेक्शन मेड और गिवन देयर अंडर है, तो क्या है अगर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर आपका जो आरबीआई है उसके द्वारा कोई भी क्या किया जाता है कोई भी
प्रोसिक्यूशन किया, कोई भी एक्ट किया गया है, कुछ भी जो है परफॉर्म किया गया है, कोई भी चीज़ें की गई हैं, तो उससे रिगार्डिंग क्या है, कोई भी रेगुलेशंस लाए गए हैं, कोई भी डायरेक्शंस दिया गया है, तो उससे रिगार्डिंग क्या है, कोई भी सूट नहीं किया जाता है, मतलब कोई भी जो है केस नहीं किया जाए, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, ठीक है, अगर वो पब्लिक की हित के लिए, ठीक है, अगर वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए वो सारी चीज़ें की गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, उसके अगेंस्ट में कोई भी केस या कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। एंड नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स आर लाई अगेंस्ट द सेंट्रल government or the bank for and damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this act or in pursuance of any order regulation or direction made or given there under है, ठीक है। अगर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बैंक के द्वारा जो है कोई जो है काम किया गया है जो कि गुड फेथ में किया गया है, मतलब अच्छी भावना के साथ किया गया है, ठीक है, और पब्लिक के हित के लिए किया गया है, कोई ऑर्डर पास किया गया या कोई रेगुलेशंस किया गया या कोई डायरेक्शन किया गया, जैसे कि अभी आपका क्या किया था, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो वो क्या थी, उसका जो इंटेंशन था वो गुड फेथ था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ, तो वो क्या है, वो जा करके अपना डैमेज नहीं क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास राइट नहीं होता है कि वो जा करके क्या कर लें, डैमेज क्लेम करें सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई आपके ऑर्डर की वजह से हमको इतना लॉस हो गया, तो ये वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी राइट किसी के पास नहीं है, ना ही वो कोई लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं और ना ही कोई सूट उनके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्या है सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, एंड आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी की जो चीज़ें होंगी वो हम लोग अपना क्या है लास्ट अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस